कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर पर्टिकुलरली और बाकी इंग्लिश के एग्जाम जितने भी होते हैं उनके अंदर, इंग्लिश ऐसे के एग्जाम, उनके अंदर जनरली तौर पे देखा गया है कि इंग्लिश ऐसे में कैंडिडेट्स होते हैं वो उनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग बेसिकली एक आर्ट है, और इस आर्ट के अंदर हम कुछ मिस्टेक्स अगर ना करें तो हम इस आर्ट के अंदर कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर सीएसएस, पंजाब के अंदर पीएमएस, और इंडिया के अंदर अगर सब यूपीएससी देखा जाए, और इस तरह पाकिस्तान के जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनके जो डिफरेंट प्रोविंशियल कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर इंग्लिश ऐसे के पेपर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उसकी रीजंस आज हम डिस्कस करेंगे। पहली मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स फेल होते हैं वो ये होती है कि उनका इंग्लिश ऐसे के अंदर कोई मेन थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आर्गुमेंट को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ और उसका नाम है सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, तो मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट जिसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं वो जरूर आनी चाहिए, मुझे जरूर लिखनी चाहिए, जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि सोशल मीडिया इन पाकिस्तान हैज is confronted with many challenges. However, some practical measures can help address these challenges. ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट से इस बात की तर्जुमानी होती है कि मेरा ऐसे किन किन पॉइंट्स को एड्रेस करेगा। यानी मेरा ऐसे सोशल मीडिया इन पाकिस्तान को एड्रेस करेगा, उसके चैलेंजेस को एड्रेस करेगा, और उसके ऊपर सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। अक्सर जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं उनके अंदर रीजन, उनके फेलियर की मेन रीजन ये होती है कि उनके ऐसे के अंदर, उनके ऐसे के इंट्रोडक्शन के अंदर कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती, कोई मेन आर्गुमेंट नहीं होता। और अगर वो थीसिस स्टेटमेंट होती है तो वो इतनी लेंथी होती है, इतनी एम्बिगुअस और वेग होती है, अनक्लियर होती है कि स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। दूसरी मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका ऐसे का पेपर फेल होता है वो होती है कि उनके ऐसे से पहले को आउटलाइन वो ड्रा नहीं करते, आउटलाइन नहीं लिखते। याद रखें, जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को भी हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, रोड मैप बनाते हैं, उसको ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इसी तरह इंग्लिश ऐसे के अंदर आप रैंडमली नहीं लिख सकते 1 या 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर, बल्कि आपको पहले एक रोड मैप बनाना पड़ता है। उस रोड मैप को हम, उस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइन जो है इंतहाई क्लियर, इंतहाई वाजे आप कह सकते हैं, और इंतहाई स्ट्रक्चर्ड वे में बनानी चाहिए। बेसिकली आउटलाइन की मदद से जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो हम चीज़ों की रेपिटेशन से बच जाते हैं। तो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपनी आउटलाइन नहीं ड्रा करते, या आउटलाइन जब ड्रा करते हैं तो वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि लेंथी आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं जिसके ऊपर, जिसको वो कवर नहीं कर पाते अपने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर। तीसरी मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं जिसकी वजह से उनका इंग्लिश ऐसे का पेपर फेल होता है कि उनका ऐसे का जो पहला पैराग्राफ होता है जिसको हम इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कहते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं, जिसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट का होना एसेंशियल है, मैंडेटरी है, लाजमी है, मस्ट है, वो उनका इंट्रोडक्शन इंतहाई वीक होता है, इम्पैक्टफुल नहीं होता, इतना स्ट्रांग नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका एग्जामिनर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन देखता है कि आप अपने ऐसे को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं उनकी मेन रीजन ये होती है कि उनका ऐसे जो है वो अचानक से स्टार्ट हो जाता है, अब्रप्टली स्टार्ट हो जाता है, वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करते। हालांकि वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी ऐसे हो तो आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, challenges and way forward, या सपोज एक टॉपिक है इनटॉलरेंस, challenges एंड वे फॉरवर्ड। टॉपिक है इनटॉलरेंस कॉलन challenges एंड वे फॉरवर्ड। अब जो इनटॉलरेंस है उसके हमें चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड देना है और इंटॉलरेंस को बताना है इस टॉपिक के अंदर, इस ऐसे के अंदर। तो हमारा जो ऐसे है वो एक जर्नल की बातों, जनरल किस्म की टोन से स्टार्ट होना चाहिए कि हम बताएं कि दुनिया के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, वॉर्स हैं, लोगों के दरमियान में डिसएग्रीमेंट है, और उसकी वजह से लोगों के दरमियान में प्रेजुडिसेस होते हैं,
लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उससे लोगों के दरमियान में इनटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। यानी जर्नल सी बात करके फिर हम स्पेसिफिक की तरफ आएंगे कि फिर इंटॉलरेंस की हम बताएंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं। इकोनॉमिक इंटॉलरेंस हो सकती है, रिलीजियस इंटॉलरेंस हो सकती है, सोशल इंटॉलरेंस हो सकती है, इसी तरह रिलीजियस इंटॉलरेंस हो सकती है। ये डिफरेंट हमने पॉइंट्स हम बता सकते हैं वहाँ। तो आपका जो ऐसे है, जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं उसकी रीजन ये होती है कि उनका इंट्रोडक्शन जो होता है वो एब्रप्टली स्टार्ट करते हैं, वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ नहीं आते, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करते। चौथी बड़ी जो मिस्टेक कैंडिडेट करते हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स फेल होते हैं, वो होती है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपने इंग्लिश ऐसे के अंदर जो बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, यानी जो पैराग्राफ लिखते हैं, उनके अंदर टॉपिक सेंटेंसेस नहीं होते। उनका पैराग्राफ कहीं से भी स्टार्ट होके कहीं पे भी खत्म हो जाता है। हालांकि पैराग्राफ को स्टार्ट करने का असूल ये है, पैराग्राफ राइटिंग बेसिकली इंग्लिश ऐसे राइटिंग जो है स्किल है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग आती है तो उसका मतलब है कि आप थोड़ी सी एफर्ट करके ऐसे राइटिंग सीख सकते हैं। हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि आपका पैराग्राफ किस चीज के बारे में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक पैराग्राफ लिख रहा हूं, और वो पैराग्राफ है इकोनॉमिक इंटॉलरेंस के ऊपर। तो मैं लिखूंगा एक सिंपल सेंटेंस के अंदर कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन is the main cause of economic intolerance in the world। इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो इकोनॉमिक इंटॉलरेंस का एक कॉज है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, ये आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। ये इंतहाई सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज और कंसाइज होना चाहिए, और इसको पढ़ने के बाद आपका एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपका जो आगे ये पूरा पैराग्राफ होगा ये इसी सेंटेंस के आसपास, इसी आर्गुमेंट के आसपास घूमता रहेगा। याद रखें, हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, वो बेसिकली आर्गुमेंट होता है। अगर आपका पैराग्राफ अब इस तरह लिख रहे हैं कि उसका टॉपिक सेंटेंस ही क्लियर नहीं है, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आपको पैराग्राफ राइटिंग नहीं आती। तो जो कैंडिडेट्स इंग्लिश ऐसे राइटिंग में फेल होते हैं, वो इस वजह से फेल होते हैं कि उनके पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्लियर नहीं होता। टॉपिक सेंटेंस जो उनका होता है वो आर्गुमेंट पे मबनी नहीं होता। तो जो टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, जो कैंडिडेट्स जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश ऐसे ऐसे होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि उनके पैराग्राफ्स के अंदर टॉपिक सेंटेंसेस क्लियर नहीं होते, वाजे नहीं होते, या टॉपिक सेंटेंसेस अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो वो बॉडी पैराग्राफ के साथ जो उनकी मेन आउटलाइन होती है उसके सब आउटलाइन के साथ मैच नहीं करती। याद रखें, जो आपकी मेन आउटलाइन होती है, जो आप ऐसे राइटिंग से पहले लिखते हैं, उसके अंदर मेन आउटलाइन के नीचे सब आउटलाइंस होती हैं जो सेंटेंसेस की शक्ल में होती हैं, जो बेसिकली आर्गुमेंट्स होते हैं, जो कि आपके ऐसे के अंदर आपके पैराग्राफ की टॉपिक सेंटेंसेस बनते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आउटलाइन ड्रा करते हैं, उसके अंदर सब आउटलाइन लिख लेते हैं, लेकिन जब वो आप ऐसे राइटिंग की तरफ आते हैं तो अपनी आउटलाइन को फॉलो नहीं करते। आउटलाइन में से सब आउटलाइन को अपने पैराग्राफ की टॉपिक सेंटेंसेस नहीं बनाते। यूं उनका आउटलाइन कुछ डिफरेंट चीज की तर्जमानी कर रही होती है, और उनका जो ऐसे राइटिंग की जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो किसी और चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो आपके जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं, आपका पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो आपके पैराग्राफ आपकी आउटलाइन के अंदर, सब आउटलाइन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। यानी आपकी आउटलाइन के सब आउटलाइन, आपकी आउटलाइन के अंदर जो सब आउटलाइन है, जो सेंटेंसेस हैं, वो आपके पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंसेस लाजमी बनने चाहिए। अगर आपकी आउटलाइन आप अपने ऐसे राइटिंग के अंदर फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आउटलाइन एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज है, और आपकी ऐसे राइटिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सरसाइज है। कोई उसके दरमियान में कांग्रुइटी और उनके दरमियान लिंकेज या हार्मनी नहीं है। ऐसी आउटलाइन का कोई फायदा नहीं होता, और ऐसी ऐसे राइटिंग जो होती है उसका कोई फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। पांचवी मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं जिसकी वजह से उनकी इंग्लिश ऐसे राइटिंग में कमियां हो जाती हैं, फ्लॉज आ जाते हैं, और वो इंग्लिश ऐसे का पेपर फेल कर जाते हैं, वो होती है कि उनके ऐसे के बॉडी पैराग्राफ के अंदर सपोर्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो नहीं अवेलेबल होते। यानी वो अपने पैराग्राफ के अंदर अपना जो टॉपिक सेंटेंस है, जो मेन आर्गुमेंट है, उसको सब्सटेंशिएट या वैलिडेट नहीं कर पाते।
यानी केस इन पॉइंट नहीं दे पाते, कोई केस स्टडी नहीं दे पाते, कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं दे पाते, या अपनी बात को साबित नहीं कर पाते। यानी कि उनके पैराग्राफ के अंदर जो बात करते हैं वो खुद ही उसको कंक्लूड करके अगले पैराग्राफ की तरफ चले जाते हैं। अपने पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है उसको वैलिडेट या सब्सटेंशिएट या सपोर्ट नहीं कर पाते। या अगर सपोर्टिंग बातें लिखते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं या कोई केस स्टडी देते हैं, तो वो इंतहाई वेग होती है। वो ऐसा डाटा या ऐसी स्टैटिस्टिक्स या ऐसी कोटेशन पुट करते हैं जो इंतहाई वेग, अनक्लियर और एम्बिगुअस होती है, जिससे जिसको पढ़ के लगता ही नहीं है कि ये इसकी इस इस पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है या जो मेन आर्गुमेंट है, क्या उस बात को ये वैलिडेट कर भी रही है या नहीं। यानी कि वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती। सपोर्टिंग सेंटेंसेस बेसिकली आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने चाहिए, लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं उनके पैराग्राफ के अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस को वैलिडेट या सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। नेक्स्ट मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं जिसकी वजह से उनका ऐसे पेपर फेल होता है, कि वो अपने ऐसे पेपर के अंदर बहुत ज्यादा कोटेशंस देते हैं। हर पैराग्राफ के अंदर कोई कोटेशन दे रहे होते हैं, हर पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा डाटा देते हैं और ऐसी स्टैटिस्टिक्स देते हैं जो एम्बिगुअस भी होती है, अनक्लियर भी होती है, और इस तरीके से पूरा ऐसे जो है वो मुस्तार शुदा आप कह सकते हैं, एक क्रैमिंग का तासर देता है, रोट लर्निंग का तासर तासर देता है, कि इस कैंडिडेट ने बहुत सारी चीजें मेमोराइज करके, रोट लर्निंग करके, रटा लगा के उसने यहाँ पे रेप्लिकेट कर दी। आपका ऐसे बेसिकली आपकी आर्गुमेंटेटिव स्किल्स का इम्तिहान है। हाँ, आप अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई केस स्टडी, कोई केस इन पॉइंट, कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, कोई आईएमएफ की रिपोर्ट, कोई पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट, पाकिस्तान के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं उनकी रिपोर्ट, या दुनिया के अंदर जो रिसर्च बॉडीज हैं बहुत बड़ी, उनका कोई बात लिख सकते हैं। लेकिन वो बात आपके आर्गुमेंट को, आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करती नजर आनी चाहिए, और वो बहुत वाज़ेह होनी चाहिए। आपके टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो आप कुछ सपोर्टिंग टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद आप अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स ना शामिल करें, ऐसी कोटेशन शामिल ना करें कि आपका एग्जामिनर जो है वो बैठ के सोचता रहे कि इन दो बातों का आपस में क्या ताल्लुक हुआ। नेक्स्ट मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, वो ये होती है कि उनके ऐसे के अंदर बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना जो है वो ऐसे राइटिंग के अंदर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे आपका एक्सप्रेशन जो और इम्प्रेशन जो है वो वीक और बैड हो जाता है। तो आप अगर ऐसे राइटिंग की आर्ट सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, ताकि आपकी ग्रामेटिकल और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर ना आए। आपको पता हो कि यहाँ पर पंक्चुएशन क्या होगी, यहाँ प्रीपोजिशन क्या होगी, यहाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब कौन सा होगा, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स तो मैंने नहीं डालना, यहाँ मैंने इन्वर्टेड कमास तो यूज नहीं करने, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क्स या कॉलन या सेमी कॉलन तो यूज नहीं करना। तो आपकी इंग्लिश ग्रामर जितनी इंप्रूव्ड होगी, जितनी बेहतर होगी, उतनी आपकी इंग्लिश ऐसे राइटिंग बेहतर होगी। तो इंग्लिश ऐसे राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर जो है इनका आपस में चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे का पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए मेरा जो इंग्लिश ये जो चैनल है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये है इंग्लिश विद अजमल खान। बेसिकली मैं अपने इस चैनल के थ्रू इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ऐसे राइटिंग दोनों के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो अगर आपकी इंग्लिश ऐसे राइटिंग की स्किल कमजोर है तो आप इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करें, और अगर आप इंग्लिश ग्रामर की स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको इस चैनल के तवसत से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ऐसे राइटिंग दोनों को इंप्रूव करने का मौका मिलता रहेगा। नेक्स्ट मिस्टेक जिसकी वजह से कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, वो होती है उनकी मिस्टेक बेसिकली रेपिटेशन की। कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपनी इंग्लिश ऐसे राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा रेपिटेशन कर रहे होते हैं। अगर टॉपिक सपोज है सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, तो उनके हर पैराग्राफ के अंदर पाकिस्तान का वर्ड या सोशल मीडिया का वर्ड बार बार आ रहा होता है। एक पैराग्राफ के अंदर अगर आप सोशल मीडिया का वर्ड 3 मरतबा रिपीट कर रहे हैं और आपके 10 पैराग्राफ हैं, तो इसका मतलब है अगर आप 30 मरतबा अगर सोशल मीडिया इन पाकिस्तान का वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया और पाकिस्तान, ये जो वर्ड बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, ये तासर देंगे एग्जामिनर को कि आपने कोई नई बात नहीं की है, या आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, आपके अंदर आपको आर्ट नहीं आती कि आप नए नए अल्फाज के साथ सेम बात कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जिसकी वजह से कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं वो ये है कि आपके इंग्लिश ऐसे के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि आपका ऐसे जो है वो डिफरेंट आइसोलेटेड पैराग्राफ का मजमुआ होता है। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आप एक कॉज के ऊपर पैराग्राफ लिख चुके हैं और नेक्स्ट कॉज के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आपके अगले पैराग्राफ के अंदर पिछले कॉज का भी रिफ्लेक्शन या उसका कोई इमेज नजर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि
एजुकेशनल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। मैं चैलेंजेस के ऊपर बात कर रहा हूं और मैंने एक पैराग्राफ लिखा है कि लैक ऑफ ट्रेन टीचर इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ एजुकेशनल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। तो अगर मैंने इस पैराग्राफ के जो टॉपिक सेंटेंस के अंदर लैक ऑफ ट्रेन टीचर की बात की है कि ये एक चैलेंज है, और नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूं कि डर्थ ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इज द चैलेंज ऑफ, चैलेंज टू सोशल, चैलेंज टू एजुकेशनल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये पैराग्राफ जो है वो पिछले पैराग्राफ से कनेक्टेड नहीं है। हालांकि मुझे अगले पैराग्राफ को पिछले पैराग्राफ के साथ, प्रीवियस पैराग्राफ के साथ जोड़ना चाहिए। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अपार्ट फ्रॉम लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, कॉमा, dearth of research culture in Pakistan is the biggest challenge to educational sector। यानी आपका पिछले पैराग्राफ के अंदर जो स्टांस था, आर्गुमेंट था, उसको नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करें, ताकि आपके पैराग्राफ पैराग्राफ के अंदर आपस में कनेक्टिविटी है। अब अगर आपने दो तीन पैराग्राफ लिख लिए हैं और अब आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपके चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के पैराग्राफ के दरमियान में ट्रांजिशन आनी चाहिए। ट्रांजिशन का एक सेंटेंस होता है, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं हैविंग डिस्कस्ड challenges of educational sector of Pakistan, comma, the upcoming section of the essay will delineate the solution of educational sector, ये एजुकेशनल challenges। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर चैलेंजेस के ऊपर पैराग्राफ लिख चुके हैं और अब आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप दरमियान में ऐसी ट्रांजिशन दें जिसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप पहले चैलेंजेस लिख चुके हैं, अब आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रांजिशन सेंटेंसेस एक या दो लाइन के ऊपर मबनी ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको पढ़ने के बाद ये तासब एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आप पहले क्या लिख चुके हैं और बाद में क्या लिख चुके हैं। और ट्रांजिशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपके पैराग्राफ को, जो डिफरेंट पैराग्राफ होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है, ऐसे के अंदर कोहिरेंस पैदा करती है। और आखिरी मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स इंग्लिश ऐसे का पेपर फेल कर जाते हैं, कि उनका वो ज्यादातर टाइम अपना लगा देते हैं ऐसे राइटिंग के ऊपर और ऐसे को कंक्लूड नहीं कर पाते। अमूमन जब इन्विजिलेटर कह रहा होता है कि 2 मिनट या 3 मिनट रहते हैं, तो वो अपना उनका इंग्लिश का ऐसे राइटिंग का कंक्लूजन का पैराग्राफ अभी रहता होता है। जब आपके पास टाइम कम होता है, आपने हर पैराग्राफ को 10-10 मिनट दिए या 8-8 मिनट दिए, और आप कंक्लूजन के पैराग्राफ को सिर्फ 1-2 मिनट दे रहे हैं, या कुछ कैंडिडेट्स के पास टाइम की इतनी टाइम मैनेजमेंट की का प्रॉब्लम होता है कि वो आप पैराग्राफ कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखते ही नहीं है। हालांकि ये वो पैराग्राफ है कि आपका एग्जामिनर सबसे एंड पे चेक करता है और इसकी वजह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आपका एग्जामिनर सबसे पहले आपकी आउटलाइन चेक करता है, उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ चेक करता है, और सबसे एंड पे वो आपका कंक्लूजन पढ़ने के बाद आपको मार्क्स देता है या आपको पास फेल करता है। तो कंक्लूजन का पैराग्राफ अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश ऐसे पेपर में फेल हो जाएंगे। अगर आपका इंग्लिश ऐसे का पैराग्राफ के अंदर, इंग्लिश ऐसे पेपर के अंदर जो आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन का पैराग्राफ है, वो आप सिर्फ 1 या 2 मिनट में लिखते हैं, तो आप प्रॉपरली समराइज नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक कैंडिडेट करते हैं इंग्लिश ऐसे राइटिंग के अंदर, वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने कंक्लूजन के अंदर को नई बात कर डालते हैं। हालांकि कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर आप कोई भी नई बात नहीं करते। कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होता है, वो आप ऐसे के अंदर जो बातें कर चुके हैं उनको समराइज किया जाता है बेसिकली। चैलेंजेस जो लिख चुके हैं उनको 1-2 सेंटेंसेस के अंदर, जो आप सोल्यूशन लिख चुके हैं उनको 2 सेंटेंसेस के अंदर, और जो वे फॉरवर्ड दे चुके हैं उसको 1 सेंटेंस के अंदर, और आखिर पे आप एक होप क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव नोट के ऊपर आप ऐसे को समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो आप अपने कंक्लूजन के अंदर कोई नई बात नहीं कर सकते, कोई नया आर्गुमेंट नहीं दे सकते। और अगर आपका ऐसे के अंदर कंक्लूजन का पैराग्राफ आप नहीं लिख पाए, या आप बहुत जल्दी में लिख पाए, उजलत में लिख पाए, तो आप इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर फेल हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये इंग्लिश ऐसे राइटिंग के अंदर, इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर इन 10 मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। अगर आप इन 10 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेंगे, तो आप इंग्लिश ऐसे पेपर को पास करने की अहलियत जो है वो अपनी बढ़ा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के इंग्लिश ऐसे राइटिंग टिप्स को जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंग्लिश विद अजमल खान जो है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, आपको आने वाले लेक्चर के अंदर मजीद बेनिफिशियल और यूजफुल जो है इंग्लिश ऐसे राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से टिप्स मिलती रहेंगी। अ, अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।